नमस्कार। औद्योगिक क्रांति के विषय में बात कर रहे थे हम लोग। औद्योगिक क्रांति का अभ्युदय किस प्रकार से हुआ, औद्योगिक क्रांति क्या है, इसके विषय में डिस्कस कर चुके हैं। किस प्रकार से इसका इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ 1760 के आसपास, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। औद्योगिक क्रांति का जन्म इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, इसके बारे में जो विभिन्न फैक्टर्स हैं, तमाम सहायक तत्व हैं जिन्होंने इंग्लैंड में इस क्रांति को जन्म देने वाली परिस्थितियों का निर्माण किया, उसके विषय में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे औद्योगिक क्रांति की वैज्ञानिक एवं तकनीकी पृष्ठभूमि, अर्थात औद्योगिक क्रांति का जो क्रम हुआ, आगे जो चली औद्योगिक क्रांति, तो उसके बेस में किस तरह से वैज्ञानिक और तकनीक ने अपनी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। साइंस के कुछ आविष्कार हैं और साइंस को किस तरह से टेक्नोलॉजी में यूज़ किया गया और उन तमाम आविष्कारों की वजह से किस प्रकार से औद्योगिक पृष्ठभूमि में परिवर्तन आता है और औद्योगिक क्रांति का जन्म होता है। मध्य युग की अगर हम बात करें तो मध्य युग में जो सामंती समाज था, उस समय में, उस युग के दौरान यूरोप में बहुत ज़्यादा साइंस के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण विकास हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इस दौरान भी कृषि योग्य भूमि का विस्तार हुआ, उसका उपयोग किया गया और साथ ही साथ कामगारों की कमी की समस्या भी बहुत ज़्यादा इस दौरान दिखाई देती है। तो बहुत सारे टेक्निकल आविष्कार, तकनीकी आविष्कार हमें दिखाई देते हैं। कामगारों की चूँकि बहुत कमी थी, इसलिए एक्सपेरिमेंट किए गए पशुओं, हवा और पानी, इनकी पावर का प्रयोग मशीनों को चलाने के लिए किया गया। फिर उत्तर मध्य युग तक आते आते बहुत सारे टेक्निकल सुधार हुए, तकनीकी सुधार हुए और उससे कृषि और अन्य वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव होने लगा। अतिरिक्त उत्पादन होने लगा तो और भी अतिरिक्त उत्पादन की भावना को बल मिला। आगे चलकर हम देखते हैं कि जो मध्ययुगीन समाज था, जिसमें वंशानुगत सामंतवादी व्यवस्था थी, उसके स्थान पर धीरे धीरे व्यापारिक समाज जो था, उसने समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। और ये जो समाज था, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वृहद स्तर पर उपभोक्ता संबंधी वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। फिर मुद्रा के द्वारा भुगतान इम्पॉर्टेंट स्थान हो गया। व्यापार का काफ़ी विस्तार हमें दिखाई देता है और साथ ही साथ जहाजरानी और नौ संचालन के क्षेत्र में भी सुधार के तत्व हमको नज़र आते हैं। तो ये व्यापार में जो विकास के तत्व हमें नज़र आते हैं, उससे व्यापारिक वर्ग जो था वो पावरफुल बनने लगता है सोसाइटी में। और धीरे धीरे आगे हम देखते हैं कि व्यापारिक वर्ग जो था, उसने सामंतों और जमींदारों को सत्ता से हटाने में सफलता प्राप्त कर ली। 17वीं सेंचुरी तक आते आते पूंजीवादी तरीकों को उत्पादन के क्षेत्र में अपनाया जाने लगा। उत्पादन को और आगे बढ़ाने के लिए पूंजीवादी तरीकों का प्रयोग किया जाने लगा। इस समय तक आते आते उत्पादन, व्यापार और व्यवसाय पर सामंती और शाही जो प्रतिबंध चले आ रहे थे मध्यकाल के, वो पूरी तरह से हट गए और एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो थी, उसको विकसित करने में प्रारंभिक सफलता प्राप्त हो चुकी थी। अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में 18वीं सेंचुरी तक आते आते शहरों का जो मध्य वर्ग है, वहाँ के लोग सामंती सीमाओं से पूरी तरह से मुक्त हो चुके थे। ये जो व्यापारिक वर्ग था, ये अपने उत्पादों को बेचना चाहता था। उसके पास बहुत नवीन बाजार भी थे इंग्लैंड के पास, जो कि बहुत बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य था, और ये लोग उत्पादन से मुनाफा कमाना चाहते थे और इन तमाम उद्योगों में वो अपनी पूंजी को इन्वेस्ट करना चाहते थे। तो कुल मिलाकर इस समय तक आते आते सामंतवादी जो अर्थव्यवस्था थी, सामंती अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तब्दील हो गई थी। इस समय जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल आविष्कार हो रहे थे, इसने भी परिवर्तन को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। इन तमाम आविष्कारों का प्रयोग उत्पादन को बढ़ाने में किया गया, उत्पादन को और उत्कृष्ट बनाने के लिए किया गया। तो इस तरह के तमाम परिवर्तन जो है हमें दिखाई देते हैं, जो बहुत ही फास्ट परिवर्तन है, वो 18वीं सेंचुरी के मध्य तक हमें दिखाई देते हैं। ये जो नए तरीके थे, इनका आम जीवन में प्रयोग भी अब शुरू हो जाता है। इनके उपयोग से नई तकनीक विकसित होती है, उत्पादन के साधन काफ़ी परिवर्तित हो जाती है। उन्हें ही हम औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। औद्योगिक क्रांति को जन्म देने वाली परिस्थितियों में प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी और जिसको आधार प्रदान किया साइंस के इम्पोर्टेंट इनोवेशंस ने। जैसे कि अगर हम बात करें प्रौद्योगिकी का जो डेवलपमेंट हमें दिखाई देता है, उसमें न्यूटन के तमाम जो नियम है, गति संबंधी नियम, बल संबंधी सिद्धांत, शक्ति और ऊर्जा के तमाम जो सिद्धांत हैं, उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान दिया
अगर ये सारे आविष्कार ना हुए होते साइंस के क्षेत्र में तो भाप के इंजन का आविष्कार ना हुआ होता, जो कि पूरी औद्योगिक क्रांति का केंद्र बिंदु माना जाता है। तो शॉर्ट में हम बात कर चुके औद्योगिक क्रांति ने किस तरह से प्रोसीड किया, सामंतवादी जो अर्थव्यवस्था थी वो आगे चलकर किस तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तब्दील हो गई। अब हम बात करते हैं कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन। कृषि और औद्योगिक क्रांति का बड़ा ही अटूट संबंध है। कृषि क्रांति के बिना औद्योगिक क्रांति किसी भी तरह से संभव नहीं है। 17वीं सेंचुरी तक कृषि के क्षेत्र में भी वही विधियाँ, वही उपकरण प्रयोग में लिए जा रहे थे जो इसके पहले की शताब्दियों में प्रयोग में लाए जा रहे थे। कृषि के क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन नहीं दिखाई देते। उसका कारण क्या था? कारण ये था कि कृषि संबंधी वस्तुओं की मांग जो थी वो राज्य की खपत से अधिक नहीं थी, यानी वो बैलेंस हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे कारखाना प्रणाली का विस्तार हुआ, यानी ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू हुआ, साथ ही साथ शहरों की आबादी बढ़ती है, तो जो कुछ लोग ऐसे थे जो आत्मनिर्भर नहीं थे और फिर बहुत से गांव के जो किसान थे वो उनको शहर में रहने वाले लोगों के लिए भी अधिक अन्न उपजाना पड़ता था। साथ ही साथ कारखानों के लिए कपास का उत्पादन भी उनको करना पड़ता था। तो खेती पर कुछ बहुत ज़्यादा भार अभी हमें दिखाई देता है। कृषिजन्य वस्तुओं की मांग भी बढ़ने लगी। इन सब कारणों से कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीकों से काम करने और कृषि उपयोगी मशीनों को बनाने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। इसके अलावा एक कारण ये भी था कि कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन जो हुए कि इसके पूर्व तक लोग जो थे वो कृषि के क्षेत्र में सिर्फ घरेलू आवश्यकता के आधार पर अपने खेतों में उत्पादन किया करते थे, लेकिन अब लोग मुनाफा कमाने के लिए खेतों में अपनी पूंजी इन्वेस्ट कर रहे थे। कृषि में भी अब पूंजी का विनिवेश किया जाने लगा। तो पुराने ढंग से जो खेती की जाती थी उसमें ये तमाम उपाय लागू नहीं किए जा सकते थे, इसलिए अब ज़्यादा वैज्ञानिक तरीकों और अधिक अच्छे औजारों की खोज की जाने लगी। और जो धनी वर्ग था उसी के पास धन था और अवकाश था, इसलिए प्रारंभिक उन्नति जो हमें दिखाई देती है कृषि के क्षेत्र में वो समृद्ध किसानों के द्वारा ही दिखाई देती है। इस प्रकार कृषि के क्षेत्र में जो पूंजी का प्रयोग होता है उससे कृषि क्रांति के लिए मार्ग प्रशस्त होने की जानकारी हमको मिलती है। तो यहीं से कृषि के क्षेत्र में डेवलपमेंट शुरू होता है। बहुत सारे जो आविष्कार हुए हैं, बहुत सारी जो नवीन तकनीक है वो कृषि के क्षेत्र में दिखाई देती है। सबसे पहले यॉर्कशायर के एक अंग्रेज जमींदार थे जेथरो टन, उन्होंने ड्रिल नामक यंत्र बनाया जो कि बीज बोने का कार्य किया करता था। ड्रिल की सहायता से उचित डिस्टेंस रखते हुए उचित परिमाण में निश्चित कतारों में बीज बोए जा सकते थे। तो इससे बीज बोने का कार्य व्यवस्थित और सुचारू ढंग से किया जाने लगा। उसके बाद एक अंग्रेज जमींदार थे टाउनशेंड, उन्होंने किसानों को बताया कि फसलों को बदल बदल कर अगर ज़मीन में बोया जाए तो इसके बहुत ज़्यादा लाभ हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि गेहूँ, शलजम, जौ और क्लोवर यानी वन मेथी की खेती को बारी बारी से ज़मीन में बोया जाए तो ज़मीन की उर्वरता को बनाए रखा जा सकता है। ये जो टाउनशेंड की पद्धति थी उसको अपनाने से हर बार किसानों को 1/3 ज़मीन पड़ती छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती थी। तो इस प्रणाली से प्रोडक्शन डबल हो गया, प्रति एकड़ जो पैदावार थी वो दुगनी होने लगी और साथ ही साथ पशुओं के लिए भी खाद्य सामग्री उपलब्ध होने लगी। इसी प्रकार से 1770 के आसपास रॉबर्ट बैकवेल, ये भी एक अंग्रेज थे, उन्होंने पशुपालन के क्षेत्र में काफ़ी नए सुधार किए। उन्होंने भेड़ों और गायों की नस्लें सुधारने के प्रयोग प्रारंभ किए। साथ ही साथ उन्होंने वैज्ञानिक प्रजनन पद्धति के नवीन प्रयोग से पहले की अपेक्षा अधिक वजन की 3 गुना अधिक वजन की भेड़ें तैयार करने में सफलता प्राप्त की। तो इस प्रकार मवेशियों को दुधारू और गोश्त प्रदान करने वाला और भेड़ों को भी ऊन और मांस देने वाला बनाने में उन्होंने काफ़ी कामयाबी हासिल की। बैकवेल की जो प्रणाली थी उस पर चार्ल्स कॉलिंग ने भेड़ों की बहुत सारी नई नस्लें भी तैयार की। तो पशुपालन के क्षेत्र में भी डेवलपमेंट हमें दिखाई देता है। इसी प्रकार से इंग्लैंड के एक धनी किसान थे आर्थर यंग, उन्होंने उस समय जो कृषि प्रणालियाँ थी तत्कालीन उनका अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने नई खेती का प्रचार करना प्रारंभ किया। उनका जो तरीका था वो ये था कि छोटे छोटे खुले खेतों को मिलाकर एक बड़ा कृषि फॉर्म बनाया जाए और इस कृषि फॉर्म से मिलने वाले लाभों के बारे में उन्होंने सबको जानकारी प्रदान
की, क्योंकि जो छोटे खेत होते थे उसमें काफ़ी भूमि वेस्ट चली जाती थी और इन छोटे खेतों पर मशीनों का प्रयोग भी संभव नहीं था। आर्थर यंग जो थे उन्होंने एक पत्रिका भी निकाली, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर, अपने इन विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए। इसी तरह से वैज्ञानिक आधार पर नई प्रणाली से खेती करने के लिए अब जो आर्थर यंग की पद्धति थी उसको अपनाया गया। छोटे छोटे खेतों को मिलाकर एक बड़ा कृषि फॉर्म बनाया गया और उसकी चारों तरफ एक बाड़ लगाई गई। तो इंग्लैंड में इस तरह के बाड़बंदी अधिनियम बहुत ज़्यादा पारित किए गए। 1792 से 1815 की अवधि में लगभग 956 बाड़बंदी अधिनियम, एनक्लोजर एक्ट जिन्हें कहा जाता है, बनाए गए, जिसकी वजह से लाखों एकड़ भूमि की बाड़बंदी की गई। इस बाड़बंदी की वजह से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और साथ ही साथ बहुत सारे छोटे किसानों को अपनी भूमि भी छोड़ना पड़ा। तो धीरे धीरे ये लोग भूमिहीन मजदूर बन गए। लेकिन आगे चलकर देखें तो ये भूमिहीन मजदूर जो थे, जो बाड़बंदी कानूनों की वजह से भूमि से बेदखल हुए थे, ये कारखानों पर काम करने के लिए सुलभ हो गए थे। तो उन्होंने इनडायरेक्ट रूप में औद्योगिक क्रांति का मार्ग ही प्रशस्त किया था। इसी प्रकार 1840 में जस्टन वॉन लिविंग नामक एक जर्मन रसायन शास्त्री ने यह प्रतिपादित किया कि पौधों की जो बेसिक खुराक है वो है पोटाश, नाइट्रोजन और फास्फोरस। अगर इन तीनों तत्वों को मिट्टी में मिला दिया जाए तो मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हो जाती है और उसके बाद वृहद स्तर पर उर्वरकों का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे उपज में काफ़ी वृद्धि दिखाई देती है। आगे चलकर अमेरिका में बहुत ज़्यादा आविष्कार हमें दिखाई देती है, जहाँ पर 1793 में अमेरिका के निवासी व्हीटने थे, उन्होंने अनाज को भूसे से अलग करने वाली मशीन का आविष्कार किया। तो कृषि के क्षेत्र में यंत्रीकरण बढ़ता जा रहा था। इसी तरह से 1834 में साइरस एच मैककॉर्मिक, ये भी अमेरिकन थे, उन्होंने फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार किया और उसके बाद बहुत सारे आविष्कार किए गए और कृषि के क्षेत्र में यंत्रीकरण बढ़ता गया। फिर आगे चलकर पावर से, शक्ति से चलने वाली मशीनों का आविष्कार हुआ और कृषि के क्षेत्र में क्रांति आ गई। तो कृषि में ये जो परिवर्तन दिखाई देते हैं, इनके परिणाम स्वरूप 1760 से लेकर 1860 के मध्य कृषि के क्षेत्र में उत्पादन की बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। तो कृषि उत्पादन में इस वृद्धि ने औद्योगिक क्रांति को, औद्योगिक विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, क्योंकि इस समय जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जो अन्न नहीं उपजाता था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो कृषि में उपज में वृद्धि से ये जो भाग था उसको भोजन देना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। इसी के अलावा चकबंदी जो हुई थी, एनक्लोजर्स जो हुए थे, उसकी वजह से जो किसान बेदखल हुए थे उनमें से उद्योग पर काम करने के लिए श्रमिक हमें प्राप्त हुए। इस युग में जो बहुत ज़्यादा आविष्कार हुए थे उससे भोजन की पौष्टिकता भी बढ़ी, सब्जियां बहुत ज़्यादा उगाई जाने लगी, पशुओं को पूरे साल चारा मिलने लगा, इसलिए 12 महीने लोगों को ताज़ा मांस मिलने लगा। खाद के प्रयोग से सब्जियों का उत्पादन में वृद्धि हुई। तो कुल मिलाकर इन तमाम उपायों से जनता का जो स्वास्थ्य था उस पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा असर पड़ा और इन कारणों से भी जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई और जनसंख्या वृद्धि से वस्तुओं की मांग बढ़ी। इस अतिरिक्त जनसंख्या को जो चीज़ों की आवश्यकता थी और इस मांग की पूर्ति हेतु उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए विशेष प्रोत्साहन की वृद्धि हुई। तो कृषि के क्षेत्र में ये जो नवीन आविष्कार हुए उन्होंने किस तरह से कृषि के संपूर्ण परिदृश्य को परिवर्तित कर दिया और आगे चलकर कृषि के क्षेत्र में ये जो यंत्रीकरण है, जो तमाम तकनीकी आविष्कार हैं, ये बढ़ते गए और कृषि के क्षेत्र में इन तमाम उपायों के माध्यम से अतिरिक्त उत्पादन संभव हुआ और इसी अतिरिक्त उत्पादन के बल पर औद्योगिक विकास संभव हुआ, क्योंकि जो कच्चा माल था उद्योगों के विकास के लिए वो पूरी तरह से कृषि पर बेस्ड था। तो कृषि के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन थे वो इस प्रकार से थे। थैंक यू।